यहाँ से देखेंगे जो डेली का टारगेट है तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो हमारा डे नंबर आपका 12वां रहेगा, जो 80 दिन का टारगेट है इसमें आपका आज 12वां दिन होगा और डेट आपका आज 25, ठीक है, 25 फरवरी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से अपना, जो हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है। यहाँ से इसको देखेंगे। इसमें देखो टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का है। अभी तक हम लोगों ने देखा था इसमें स्थल मंडल है ना, देखा था। तो यहाँ पे क्या भी स्टार्ट हो जाएगा जैव मंडल को, ठीक है। जैव मंडल देखेंगे इसमें। तो जैव मंडल हमारा जो पहला टॉपिक आएगा ये है विश्व की मिट्टियाँ, जो हमारी वर्ल्ड की जो हमारी सॉइल्स होती हैं, मिट्टियाँ होती हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे। क्या क्या आपको देखो जो हमारी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं उसको बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकती हैं, राइट। वैसे तो बहुत सारी इसमें दी हुई हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछी जाने वाली जा सकती हैं, और जैसे कि कुछ न्यूज़ में थी अभी, राइट, कुछ यहाँ पर न्यूज़ में आई हैं, तो उसको लेकर मैंने आपको यहाँ पे फ्रेम किए हैं, सिर्फ उतनी आपको कवर करनी है। एक तो पहला यहाँ पे मिट्टियों का वर्गीकरण करना देखना है, उसमें कौन कौन सा जो क्लासिफिकेशन करना है जो आपकी सॉइल्स हैं उसको। इसमें क्षेत्रीय मिट्टियाँ, राइट, जो हमारी जोनल सॉइल्स होती हैं, रेड सॉइल्स हैं और पीली सॉइल्स हैं और आपका लिटरेट सॉइल, ये चारों मिट्टियाँ भी क्या न्यूज़ में थी, ठीक है। तो इस वजह से करंट भी आपको हो जाएगा यहाँ से, और आपका जो ज्योग्राफी का टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो भी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, राइट। आगे देखते हैं। देखो लेटराइट मिट्टी है, इसकी क्या खासियत होती है, क्या बातें होती हैं, हमारी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में थी, तो इसको लेकर मैंने थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। जैसे कि हमारा ये मिट्टी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बोलेगा, जो हमारा है लेटराइट जो मिट्टी है ये हमारी सिर्फ उस उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र उसमें पाई जाती है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा, इसमें ज़्यादातर हमारा जो शुष्क एरिया है वहाँ पर ये देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय दोनों में यहाँ पर पाई जाती हैं, राइट। आगे देखते हैं। और ये मिट्टी चट्टानों में लंबे समय तक चलने और वाली जो गहन हमारे अक्ष हैं उसके द्वारा तैयार की जाती है, राइट। ये मिट्टी लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जंग लगने के कारण यहाँ पर लाल हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये मिट्टी चौरस जो उच्च भूमि होती है उस पर मिलती है। ये मिट्टी मजबूत और टिकाऊ होती है, ठीक है। ये मिट्टी भवन निर्माण की जो बहुमूल्य सामग्री उसको यह प्रदान करती हैं, राइट। उसके बाद ये जो मिट्टी जो है चाय, कहवा आदि फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है, राइट। तो हमारा यहाँ से ये जो इसके कुछ पॉइंट थे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। यह मिट्टी काजू की जैसे वृक्ष फसल के लिए आपको उगाने के लिए उपयुक्त होती है। देखो काजू के लिए हमारी ये मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है स्टेट पीसीएस में, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि काजू के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मिट्टी मेरी कौन सी है, तो लेटराइट मिट्टी। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी नहीं पूछेगा आपको काजू लेके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है, ठीक है। तो आप वृक्ष फसल उगाने के लिए पूछ सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं। पेडोकल मिट्टी, ठीक है, पेडोकल मिट्टी है यहाँ पर। तो यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ पर जो रेड सॉइल्स है वृक्ष को जो बोला फसल वृक्ष को उगाने के लिए, अभी एक वृक्ष है कोई, ठीक है, मतलब वृक्ष क्या उसको बोलेंगे, ट्रीज बोलेंगे, जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे से पौधे घर पे लगाते हैं, उसमें एक कोई पेड़ होता है, उसमें वो सिर्फ रेड सॉइल में ही पेड़ उगता है। अभी मैंने इसको लिया हुआ है, परचेस किया है, राइट। तो क्या है, अभी मैंने उसमें मतलब जो अपनी यहाँ पे मिट्टी होती है उसको मैंने थोड़ा डाला, तो उसके बाद वो पेड़ क्या बेकार हुआ, ठीक है। तो क्या वो रेड सॉइल में ही उगने वाला मिट्टी। तो मैं जो पेड़ बेचते उससे पूछा, तो बोलते हैं कि जो आपके रेड सॉइल है उन्हीं में सिर्फ उगेगा, आपको वहाँ पर अपनी मिट्टियाँ उसमें नहीं डालनी, चेंज करोगे तो बेकार हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से क्या है, ये सिर्फ रेड सॉइल में ही कुछ जो हमारी वृक्ष हैं फसल यहाँ पर उगते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ से आगे हमारा है पेडोकल मिट्टी, राइट। पेडोकल मिट्टी है, ये पेडोकल मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क इलाके में बनती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होती है और इसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, ठीक है। ये क्षारीय प्रकृति की यहाँ पर मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। पारिस्थितिक आधार पर यहाँ पर मृदा के प्रकार, जो हमारे पारिस्थितिक आधार पर मृदा के क्या प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ हमारा जो बेस्ड ऑफ इकोलॉजी होते हैं सॉइल्स की। देखो आपका होता है एक तो अपशिष्ट मृदा, ठीक है, अपशिष्ट मृदा हो गई, राइट। उसके बाद जलोढ़ मृदा पर हमारी हो गई, ठीक है, एलुवियल सॉइल जो होती है। उसके बाद आपको हो जाएगा, हाँ, तो आपको सिर्फ ये दो ही आपको कवर करनी है यहाँ से, ठीक है। जो हमारे इंपॉर्टेंट, देखो वैसे बहुत हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि हैं वैसे बहुत सारे, मैं आपको इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि ये पूछी जाए, ये भी पूछी जाए, शायद हो सकता है भी नहीं पूछी जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये दो, यही दो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। आगे देखते हैं। मृदा क्षरण एवं पर्दन के कारक क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो मृदा क्षरण जो हमारे पर्दन के कारक हो सकते हैं, पहला तो प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक हो सकता है। कौन कौन से प्राकृतिक कारक होते हैं, तो कौन कौन से भौगोलिक कारक होते हैं, ठीक है। मानवीय कारक कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, प्रत्यक्ष कारक भी कौन कौन से यहाँ पर हो सकते हैं, आपको ये पढ़ना है, राइट। और अप्रत्यक्ष कारक यहाँ से कौन कौन से हो सकते हैं भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये सब इतना यहाँ से कवर करना है, राइट। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड का भी आवाज़ आ रहा होगा इसमें, जो अभी यहाँ पर बाहर थोड़ा सा मैं काम से आया हूँ, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना है आवाज़, राइट। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि बाहर के जो यहाँ पर कुछ आपको वॉइस मिलेगा तो थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दो कारण आपके यहाँ हो गए, प्रत्यक्ष कारक और अप्रत्यक्ष कारक, और प्लस आपका जो मानवीय कारक था ये हमारे भौगोलिक कारक के साथ। आगे देखते हैं मृदा पर्दन के प्रभाव, ठीक है। जो हमारे मृदा पर्दन है उसके क्या प्रभाव होंगे, इफेक्ट ऑफ जो सॉइल मेडिसिन है आपका, इसके क्या प्रभाव होगा। जैसे कि आपका यहाँ से मृदा संरक्षण के उपाय, ठीक है, कुछ उपाय हो सकते हैं, क्या क्या,
यहाँ पर जो उपाय आपको देखने क्या क्या हम इसके उपाय कर सकते हैं मृदा संरक्षण करने के लिए, ठीक है। तो आपको इतने टॉपिक आपको यहाँ से आज ज्योग्राफी के पढ़ने हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कई बार क्वेश्चन ये सब पूछे गए, सीधे से सीधे क्वेश्चन उठा लिए गए सॉइल्स को लेकर। तो क्या है, आपको करीब अगर क्वेश्चन पूछा जाना है तो यहाँ से इसके बाद जितना पढ़ लोगे, अगर ये टॉपिक मैंने बताया इसके बाद क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट अच्छे से आपको कवर करना है वो। आगे देखते हैं टॉपिक 2, पॉलिटी राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इसमें न्यायपालिका की संरचना एवं कार्य दे रखा है, ठीक है। इसको देखते हैं। इसमें हमारा टॉपिक अगला रहेगा वैकल्पिक न्याय प्रणाली, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने अदालत वाला देखा था, अब यहाँ पर वैकल्पिक न्याय प्रणाली है। इसमें हमारा आ जाएगा अधिकरण, जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स, क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। उसके बारे में बताना है आपको, पूरा इंट्रोडक्शन देखना क्या है, ठीक है। अधिकरण की हमारी उपयोगिता क्या होती है, यूटिलिटी ऑफ हमारा जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। उसके बाद क्या है, अधिकरण की हमारी प्रकृति कैसी होती है, जो अधिकरण होगी उसकी प्रकृति कैसी होगी आपको ये देखना है, राइट। और आगे क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण क्या होता है, जो हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं CAT, ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, क्या होते हैं। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो होते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या होते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, संरचना क्या होगी, और इसमें जो न्याय होगा, न्याय करने का तरीका क्या होगा, राइट। अपील यहाँ पे क्या होगी, कैसे अपील कर सकते हैं इसमें आप, राइट। और शक्तियाँ क्या होंगी ये आप देख सकते हैं। अधिकरण की आलोचना यहाँ पर क्या होगी, आप आलोचना यहाँ पर बता सकते हो कि क्या यहाँ पे आलोचना करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो आलोचना वाला क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा, ये थोड़ा सा मेंस का टॉपिक है, बट एक बार देख सकते हो कैसे आलोचना इसको आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं भी करोगे तो चलेगा ये वाला, ठीक है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जो हमारा नालसा है उसके बारे में आपको देखना है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, ठीक है। तो इसको आपको जो करंट रिलेटेड करके आपने PT 65 पढ़ी है उसमें भी आपको ऐड करके देखना है, ठीक है। नालसा का क्या है, ये कब बना था, किसके लिए काम करता है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ से नालसा के बारे में देखना है। संरचना इसकी क्या होती है, ठीक है। प्रक्रिया क्या होगी, कार्य कैसे करेगा, मैं आपको बताया, ये सब चीज़ आपको देखनी है। कोई भी हमारा जो इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, कैसे बना, कब बना, किस पर आधारित है, ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत बना, क्या उसकी संरचना होगी, क्या प्रक्रिया होगी, क्या उसके कार्य होंगे, ठीक है, आगे कैसे काम करेगा। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे हर चीज़ के बारे में इसकी जो हमारी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्था होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अगला है हमारा न्यायाधीश महाधिवक्ता। इसमें क्या है, जो न्यायाधीश महाधिवक्ता होते हैं उसके बारे में इनकी भूमिका देखनी है क्या है, ठीक है, इनका कार्य क्या होते हैं, राइट, क्या क्या ये इनके कार्य होते हैं आपको देखना है। उसके बाद यहाँ से हमारा टॉपिक 3 आ जाएगा करंट अफेयर्स। देखो पढ़ना वहीं से जो मैंने आपको कल बताया था, आपको पॉलिटी आपको जो पढ़नी है लक्ष्मीकांत या हो सकती है राजेश मिश्रा बुक है, वहाँ से भी कवर कर सकते हो, या विजन का नोट्स है वो भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। अभी देखो बहुत लोगों ने बोला कि सर जितना आप टॉपिक दे रहे हो इसके आप नोट्स भी प्रोवाइड करा दो। मैं नोट्स देखो नोट्स प्रोवाइड, अभी जो आपने जो भी नोट्स पढ़ रखे हैं, मैं कुछ अलग से तो नहीं दे रहा हूँ, जो नोट्स आपको प्रोवाइड, जो भी अलग से देखो कुछ टॉपिक हमारे करंट के जैसे अलग से रहते हैं, ठीक है। तो उसका मैं आपको यहाँ से खुद दिखा देता हूँ कि आपको जाके बाहर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो वो मैं आपको इतना जो अलग से रहता हूँ वो मैं आपको कवर कर देता हूँ। बाकी जो सब सेम टॉपिक है आप जाके अपने बुक से भी कवर कर सकते हो। मैं आपका डेली सब टॉपिक भी निकालूंगा आपको दूंगा भी, तो आप यहाँ से जितना पहले का पढ़ रखो सो आपको न्यूज़ देखने के लगेगा कि आप ये कुछ नया दिख रहा है, कुछ नया, फिर उसी में डाउट में आप करते रहोगे, घूमते रहोगे। क्योंकि जो अपने नोट्स आपने पढ़ा है पहले उसी नोट्स को ही फॉलो करो, राइट। नहीं पढ़ा है तो आप बुक ले सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा बुक है, राइट। ये PDF लोगे, PDF से पढ़ोगे, इससे कुछ नहीं होना है कि आप सोचोगे PDF से पढ़ के ये सब करके आपका प्रीलिम्स पेपर निकल जाए। इतना आसान भी प्रीलिम्स नहीं है कि आप निकाल लो ऐसे करके PDF से पढ़ लो और कंटिन्यू PDF से बनाए रखो, ऐसा करना। जब तक हार्ड कॉपी से आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो इम्पॉसिबल है, राइट। भले ही टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं करा दूँ, सब कुछ कर दूँ, लेकिन आपको खुद से 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं टॉपिक हमारा, आज हमारे टॉपिक जो होंगे करंट के 2 टॉपिक सिर्फ होंगे, पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहला टॉपिक देखते हैं यहाँ से पहला टॉपिक हमारा जो था ये भी आपका PIB में दिया हुआ है, राइट। देखते हैं इसको। हमारा जो एस्पर्गर सिंड्रोम है ये न्यूज़ में था थोड़ा सा, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी के लेकर हमारा न्यूज़ में है। तो साइंस टेक्नोलॉजी देखो, साइंस टेक्नोलॉजी और आपका इन्वायरमेंट जो होगा ये सब मैं आपको डेली करंट अफेयर जो रहेंगे यहाँ पे डेली टारगेट में वो सब मैं आपको कराता रहूँगा, ठीक है। आपने अभी जो भी कॉपी बना रखी हो साइंस टेक्नोलॉजी का, अगर रिवीजन की कॉपी बना रखी है तो अलग बना लो आप, साइंस टेक्नोलॉजी अलग कर लो, हिस्ट्री अलग कर लो, पॉलिटी अलग कर लो, इकोनॉमिक अलग कर लो, इससे करके कॉपी अलग बना लो तो अच्छा रहेगा, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। अगर अपने अकॉर्डिंग आप जैसा करते हो ठीक है वैसा भी, लेकिन अलग बनाओगे तो अलग अलग क्वेश्चन, अगर जैसे मैंने आपको साइंस टेक्नोलॉजी का आज करा रहा हूँ तो ये आप जाके वहाँ पे नोट करके अपना बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका साइंस टेक्नोलॉजी पूरे टॉपिक तैयार हो जाएंगे, कौन कौन से छूट रहे हैं, कौन से बच रहे हैं, तो आपको अच्छा हो जाएगा। एक अच्छी से स्ट्रेटजी बनाओ, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है, करीब 70-80 दिन आपके पास है, ठीक है, 80 दिन। तो उसमें आपको बहुत अच्छे से टारगेट सेट करना है कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। नहीं समझ आता तो आप पूछो मेरे से, राइट। देखो ये क्या है, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के परिवार के भीतर एक आपका न्यूरो डेवलपमेंट यहाँ पर विकार होता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है, ये बिगड़ा हुआ जो हमारा सामाजिक और संचार होता है और बातचीत या औसत को जो बेहतर बुद्धिमत्ता है उसका कोई महत्वपूर्ण भाषा विलंब नहीं होता है इसमें, राइट। ये हमारा कुछ इसके जो हमारा वायरस क्या सिंड्रोम है उसके बारे में बता रहा है, एस्पर्गर के बारे में। आगे देखते हैं। इसका सबसे पहले 1944 में हंस एस्पर्गर द्वारा संचार सामाजिक संपर्क में आया था, ठीक है।
कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए व्यवहार संबंधी जो हमारे लक्षण होते हैं उसके वर्णन के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। एस्पर्गर सिंड्रोम के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि देखो इसके लक्षण, हमारे एस्पर्गर सिंड्रोम के लक्षण आमतौर पर बचपन में ही प्रकट होने लगते हैं और वयस्कता में वो बने रह सकते हैं। ठीक है, आपसे बोले कोई बचपन में रहेंगे और कुछ टाइम बाद ये आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या ये वयस्कता तक में यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। ये लक्षण अक्सर गंभीरता में भिन्न होते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं जैसे हमारा सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, दोहराव है इन और हमारा व्यवहार संचार, इस सब में आपके क्या है ये कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकते हैं, गंभीर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एक तरफा जो हमारी लंबी चौड़ी बातचीत में शामिल होना, यह ध्यान दिए बिना पर श्रोता सुन रहा है या फिर विषय को बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, असमान अपशब्द जो हमारे अशाब्दिक संचार होते हैं ये, राइट, और यहाँ पर प्रदर्शित करना, जैसे कि हमारी आँख है उसमें संपर्क में ना करना, सामने संपर्क में ना करना, चेहरे पर भाव कम दिखाना, या शरीर की अजीब मुद्राएं हाव भाव होना, ये कुछ इसके कारण बता रहे हैं कि आपको जो हमारे मतलब जैसे करके दिखाएगा तो आपको ये इसको पता लगा सकते हो कि हमारा इससे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे एस्पर्गर सिंड्रोम के कारण डॉक्टर और यहाँ पर जो शोध करता है ये नहीं समझ पाए कि एस्पर्गर सिंड्रोम कारण क्या है। ठीक है, अभी तक यहाँ पर कारण नहीं समझ में आए कि क्या ये हो रहा है, कैसा है। ठीक है, उपचार हमारे क्या, एस्पर्गर सिंड्रोम के मुख्य लक्षण में इसको ठीक नहीं किया सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे शुरुआती विशेष हस्तक्षेप का फायदा होता है जो व्यवहार प्रबंधन और सामाजिक कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक 2 है, आगे देखते हैं टॉपिक 2 नंबर को। यहाँ पर ये भी हमारा PIB से दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। भारत में ऊर्जा और सुरक्षा, ठीक है, भारत में ऊर्जा सुरक्षा, इसके बारे में भारत में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए अक्षय ऊर्जा की ओर अपने संक्रमण को तेज कर रहा है और जनवरी 2025 तक गैर जीवाश्म ईंधन जो होगा उसमें क्षमता पर 217.62 जो गीगावाट तक पहुंच गया, जिसमें क्या है 97.86 जो गीगावाट है, और पवन यहाँ पर जो इतने गीगावाट यहाँ पर इसका प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है, तो हमारे जो ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा और यहाँ पर गैर जीवाश्म ईंधन, इसके बारे में यहाँ पर ये पूरी बात बता रहा है कितना डेटा यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, इसकी पहल क्या है, प्रमुख हमारी पहल क्या होंगी, जैसे कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, ये इसके पहले 2023 में क्या है, इसका उद्देश्य 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का पर भारत को वैश्विक हाइड्रोजन नेता के रूप में यहाँ पर शामिल करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना। आपसे 8 लाख रुपए बोल देगा, 8 लाख करोड़, आपसे बोल देगा 10 लाख करोड़। ठीक है, यह बोल देगा कि 2035 तक, यह बोल देगा यहाँ से 10 मिलियन। तो ये 3-4 पॉइंट में आपको यहाँ से जो गलत करके यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, गलत क्वेश्चन आपको बताने के लिए कि आपको यहाँ पे टिक मारो सही से। ठीक है, तो ये चीज़ एक एक बात आपको यहाँ से सही करनी है, मतलब सही से आपको पढ़ना है, राइट। CCDC पवन पहल 2020 पवन ऊर्जा मानचित्रण और डेटा संग्रह को मजबूत किया और 10 गीगावाट की नई क्षमता का योगदान दिया। ठीक है, आपसे बोलेगा CCDC जो पवन पहल है ये 2020 में स्टार्ट की गई। ठीक है, ये 5 साल इसका पूरा हो गया तो इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, तो ये बोलेगा इसके लिए हमारा 100 गीगावाट की नई क्षमता का योगदान देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना ये 10 गीगावाट होगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय सौर मिशन, ये भारत की सौर क्षमता को 2016 में 9.0 गीगावाट से बढ़ाकर 2025 में 97.86 गीगावाट यहाँ पर किया गया। आपसे बोलेगा कि 2016 में इसको 9% गीगावाट था, इसको बढ़ाकर 2025 में 100 गीगावाट से अधिक यहाँ पर इसको किया जाएगा। ठीक है, ऐसा बोल देगा तो आपको याद रखना है। अगर बोल देगा कि 90% से अधिक गीगावाट किया जाएगा तो 90 से अधिक गीगावाट तो आपका गलत सही हो जाएगा क्योंकि 90 से ज़्यादा है। अगर बोलेगा 100 से अधिक तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 100 से अधिक नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधा डेटा पे नहीं देता है, आपसे 100 ये अगर इतना दिया है तो सीधे अप्रॉक्स की वैल्यू लेगा, 100 से ज़्यादा लेगा, 100 से कम ऐसे करके आपको दिखाएगा। आगे देखते हैं पार्क रूफटॉप, ठीक है, कार्यक्रम और जो हमारे ऑफ ग्रिड समाधान इसका काफ़ी विस्तार हुआ है, राइट। PM कुसुम योजना जो है ये 2019 में किसानों को सहायता देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए 6.1 जो लाख सौर पंप यहाँ पर स्थापित करेगा। ठीक है, PM कुसुम योजना 2019 के तहत। ठीक है, इसका 6 साल पूरा हो गया। आगे देखते हैं यहाँ से PM सूर्य घर, जो यहाँ पर सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, इसके बारे में ये 2024 में स्टार्ट की गई। 2027 तक 1 करोड़ घरों को यहाँ पर रूफटॉप ऊर्जा का बिजली का लक्ष्य देना रखा गया। ठीक है, ये 10 महीने में 7 लाख जो हमारे इंस्टॉलेशन है इससे पहले यहाँ पर हासिल किए जा चुके हैं। ठीक है, प्रभाव और भविष्य की ओर हमारा रोड मैप क्या होगा इसका, देखो इसका ग्रिड जो हमारी स्थिरता इसको मजबूत करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, 7,453 करोड़ रुपए की जो व्यवहारता है इसके लेकर यहाँ पर अंतर्निधि से यहाँ पर अपतटीय जो पवन परियोजना उसका यहाँ पर विस्तार भी करना। ठीक है, आगे क्या है 2030 तक हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा में 6 लाख हरित नौकरियां भी सर्जित करना। ठीक है, आपसे बोलेगा 2030 तक का टारगेट है कि 10 लाख से अधिक नौकरियों को सर्जित करना। ठीक है, तो हमारा गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, याद रखना। ये आपको डेटा जो क्वेश्चन देगा डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा, लेकिन डेटा में जो आपको स्टेटमेंट देगा वहाँ से क्वेश्चन आपको रख सकता है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है तभी आप कर पाओगे। वहाँ भारत में स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक नेता बनने के बराबर है, जिसमें वह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए आर्थिक लचीलापन पर सुनिश्चित होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये आपको नहीं पढ़ना है, तो मेंस का कुछ पॉइंट है तो उसको हटा दो। बाकी ऊपर जो मैंने डेटा आपको बताया वो सब आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉपिक हमारा 4 है मैपिंग। मैपिंग में क्या है हमारा,
मैपिंग में आज आपका एक ही क्षेत्र दिया होगा जिसमें से स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, कैसे लगता है, तो आपको ये देखना है मैप में, पूरा मैप मैंने दिखाया आपको, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। हमारा जो हॉर्मुज जलडमरूमत है, इसके हॉर्मुज जलडमरूमत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक जलडमरूमत है, ठीक है। यह फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक एक महासमुद्री मार्ग प्रदान करता है और दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चेक पॉइंट यहाँ पर से एक बताता है, ठीक है। जब जलडमरूमत जैसे जल निकाय को परिवहन मार्गों में नियंत्रित करने के लिए ये अवरुद्ध या बंद में किया जा सकता है, तो निकाय को चेक पॉइंट यहाँ पर कहा जाता है, चौक पॉइंट कहता है। जब देखो अवरुद्ध होगा या बंद होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको चौक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। या अवरुद्ध होगा या जहाँ पर बंद कर देते हैं तो यहाँ पर इसको चौक पॉइंट बोलते हैं। आगे उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिणी तट पर यहाँ पर आपका संयुक्त अरब अमीरात और ओमान एक यहाँ पर इसका एक्सक्लेव यहाँ पर मुसंदम स्थित है, ठीक है। तो ये देखो कुछ पॉइंट आप ये तो आपको देख रखेंगे कहाँ पे कौन सा पॉइंट स्थित है। आप मैप अगर एक बार देखोगे इसका, ठीक है, आपके पास अगर एटलस होगा, राइट, तो एटलस से आप पूरा एक एक चीज़ देख सकते हो कौन सा कहाँ पर स्थित। अगर एटलस नहीं है आपके पास तो मैं फिर से बोलूँगा एटलस ले लो, और जो मैं बुक प्रेफरेंस कर रहा हूँ अगर नहीं है आपके पास है तो ये सब अभी चीज़ ले लो। अभी टाइम है 80 दिन के, अब बहुत होता है 80 दिन, ठीक है। आप अगर अच्छे से टारगेट करोगे 80 दिन तक, तो मैं नहीं मानता कि आपको पेपर नहीं निकलेगा, बट आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, राइट। उस 80 दिन तक में जितना मैं आपको बताता हूँ वो करना है। प्लस कुछ और भी आपको डाउट रहता है सीधे से आप मेरे से जुड़ो टेलीग्राम पे, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि क्या आपको करना है। कुछ आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट होता है तो अभी आप यहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। तो डेली टारगेट में देखो अभी मैं इतना आपको दे रहा हूँ, 2 से 3 टॉपिक 4 टॉपिक में दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ दिन बाद मैं टारगेट में और भी करंट अफेयर्स ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपका कम से कम 5 से 6 टॉपिक रोज आएगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। 5 से 6 टॉपिक रोज आएगा। अभी मैं 2 से 3 टॉपिक दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपका 6-7 टॉपिक रोज मिलेगा, और आपका हिस्ट्री भी ऐड करूँगा कुछ टाइम में। प्लस एक आपको रोज पेपर भी लगाना होगा, वो भी मैं ऐड करूँगा। मैंने अपने जो टेलीग्राम में वोटिंग भी कराई थी, कुछ लोगों ने बोला था कि नहीं सर इतना ही रखो। तो देखो आपको इतना करना है तो ठीक है, मैं सबके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको जो इतना सोच रहे हो कि इतने करने से आपका प्रीलिम्स निकलेगा, तो बहुत इंपॉसिबल है। आप एक टाइम बहुत अच्छे से दो, क्योंकि आपके पास 24 आवर होता है, ठीक है। 24 आवर में कम से कम 12 से 13 घंटे तो आप दो। 12 से 13 घंटे में कम से कम आपको 12 से 13 टॉपिक तो बट करनी चाहिए, राइट। तो वो चीज़ आप मैनेज करो टाइम का। जो लोग भी वोटिंग में इतना दिए थे कि 1 से 2 सब्जेक्ट कराएं, तो उस 2 सब्जेक्ट से आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मैं टॉपिक को इस टाइम से बढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। तो अगर देखो फॉलो करना है तो आपको पढ़ना है, तो अच्छे से आप यहाँ से तैयारी करो। मैं आपको समझाता हूँ, बता रहा हूँ कि क्या क्या कैसे करना है, राइट। बाकी कुछ डाउट रहता है आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।